शुरू। नमस्कार साथियों, क्लास 12 इतिहास। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रचार। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वैभवशाली भारत, और वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। इस वैभवशाली भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वह है भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रचार। यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसका विश्व में प्रचार किस तरह से हुआ, कहाँ हुआ, प्रचार होने का उद्देश्य क्या था और उस प्रचार का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे प्रचार कहाँ हुआ, यानी क्षेत्रों के नाम, किन क्षेत्रों में इनका प्रचार हुआ। फिर हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य क्या थे, यानी भारतीयों ने प्रचार क्यों किया, क्या कारण थे। फिर पढ़ेंगे कि जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी हमें कहाँ से जानकारी मिलती है कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार किया गया। और उसके बाद पढ़ेंगे कि हमने किन किन क्षेत्रों में प्रचार किया, यानी प्रचार जो था वो किन किन क्षेत्र या किन किन विषय इनका प्रचार हमने वहाँ पर किया था। तो सबसे पहले आता है कि प्रचार किस प्रकार से हुआ। तो अगर प्रचार की बात करें तो एक ग्रंथ मिलता है हमें, अग्निपुराण। अग्निपुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। अग्निपुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। इसके अलावा हमने देखा, इसके अलावा हमें द्वीपांतर प्रदेश मिलते हैं। द्वीपांतर प्रदेश किसे कहते हैं तो ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्व में समुद्र पार प्रदेशों को, दक्षिण पूर्व में समुद्र पार जो प्रदेश है उन प्रदेशों को हम द्वीपांतर प्रदेश कहेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी यहाँ पर जो क्षेत्र है, जो द्वीपीय प्रदेश है, उन द्वीपीय प्रदेशों को हम कहेंगे द्वीपांतर प्रदेश। इसमें कुल 9 द्वीप मिलते हैं, जिसमें से प्रमुख अगर बात करें हम तो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलाया, सियाम, संपा आदि। ये प्रमुख 9 द्वीप मिलते हैं जिन्हें द्वीपांतर प्रदेश कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अग्निपुराण के अंदर भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। अग्निपुराण हमने पढ़ा था पुराण, और पुराणों की संख्या है 18 पुराण, और 18 पुराणों में से अग्निपुराण जिसमें भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा द्वीपांतर प्रदेश किसे कहेंगे तो दक्षिणी पूर्व में जो समुद्र पार प्रदेश है उन समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर प्रदेश कहा गया है। क्योंकि भारत की सांस्कृतिक सीमा की बात करें, वर्तमान भारत की राजनीतिक सीमा तो नहीं बल्कि सांस्कृतिक सीमा की हम बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान, जो वर्तमान का अफगानिस्तान, वर्तमान का पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर द्वीपांतर प्रदेश, यहाँ श्रीलंका, और इस साइड ईरान, इराक, यहाँ पर चीन का दक्षिणी भाग। ये पूरा प्रदेश उस समय सांस्कृतिक भारत कहलाता था, और चीन को छोड़कर सभी भारत को हम वहत्तर भारत के नाम से भी जानते थे। तो वहत्तर भारत में वर्तमान का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका,
इन सारे प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता था। तो उस बेहतर भारत में भारतीयों ने अपनी संस्कृति का प्रचार किया। प्रचार किया कैसे? भारतीयों ने सैनिक आक्रमण नहीं किया, ध्यान रख लेना। अपनी संस्कृति का प्रचार सैनिक आक्रमण के द्वारा नहीं किया, बल्कि शांति के साथ, शांति के साथ मधुर संबंध बनाकर किया। शांति के साथ मधुर संबंध बनाकर किया, यानी भारतीय देश लोगों ने इन देशों की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तो वर्तमान में है ही, इसके अलावा यहाँ पर चीन, हम दक्षिणी रूस, दक्षिणी अमेरिका के अंदर पेरू, चिली, इन देशों को, द्वीपांतर प्रदेश, वियतनाम, इन प्रदेशों में भारतीय लोगों ने जलयान या स्थल मार्ग, जल मार्ग या स्थल मार्ग से यात्रा की और यात्रा करके यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचकर उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, अपनी संस्कृति को उन लोगों को बताया ताकि वे लोग भी भारत की संस्कृति को अपना सकें, क्योंकि भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता था और विश्व गुरु से वो कुछ भी न कुछ सीख सकें। इसके बाद देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का प्रचार किन किन देशों में हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो इस डायग्राम और इस चार्ट को समझ लेना कि भारतीय संस्कृति का प्रचार किन किन देशों में हुआ और किस प्रकार से हुआ। अगर हम सबसे पहले बात करें द्वीपांतर प्रदेशों की, तो दक्षिणी पूर्व में भारतीय संस्कृति का जो प्रचार है वह यह है दक्षिण पूर्व। यहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार की बात करें हम तो ब्रह्मदेश, ब्रह्मदेश के बाद श्याम, श्याम के बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, बोर्नियो के साथ साथ फिलीपींस, जापान, हालांकि जापान यहाँ पर है लेकिन उसका प्रचार इस क्षेत्र से वहाँ पर हुआ आदि। ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय लोगों ने अपनी संस्कृति का प्रचार किया। ब्रह्मदेश, श्याम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान आदि, इन क्षेत्रों में प्रचार भारतीय लोगों द्वारा जलयान के माध्यम से किया गया और इन क्षेत्रों में जाकर भारतीयों ने अपनी सत्ता स्थापित की और अपनी संस्कृति का प्रचार किया। अगर हम बात करें उत्तर, तो उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर में हमने दक्षिणी रूस, दक्षिणी रूस के राज्य जहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ, उसके साथ साथ तिब्बत, मंगोलिया, सिक्कियान चीन का प्रांत है, एवं उत्तरी चीन, रूस का क्षेत्र है मंसूरिया, साइबेरिया आदि क्षेत्र। ये क्षेत्र है उत्तर में जहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ इस रास्ते से। अगर बात करें हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में हम अगर बात करें जिसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम, यहां पर पारसिया, ईरान, इराक, टर्की, तुर्कमेनिस्तान और अरब देश, ये सभी देश है उत्तर पश्चिम। इसके बाद अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में हमने सोमालीलैंड से दक्षिणी अफ्रीका के तट तक
भारतीयों ने अपनी संस्कृति का प्रचार किया। और इसके अलावा हम अगर इस साइड और बात करें तो हमने मध्य अमेरिका, मैक्सिको, मैक्सिको के बाद दक्षिणी अमेरिका, चिली, पेरू, बोलीविया, ये प्रदेश थे जहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। तो अब सीधी सी बात बनती है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो पहली चीज़, किस प्रचार हमने किस प्रकार से किया, किन क्षेत्रों में किया, तो ध्यान रखना है यहाँ पर अग्नि पुराण में भारत देश को जम्बूद्वीप कहा गया। द्वीपांतर प्रदेश में दक्षिणी पूर्व के जो द्वीपांतर प्रदेश है, जो द्वीपीय प्रदेश है, इन प्रदेशों को द्वीपांतर प्रदेश कहा गया। हमने प्रचार जो है वो सैनिक आक्रमण के द्वारा नहीं किया, बल्कि अपनी संस्कृति का प्रचार किया। किसके माध्यम से? जलयान एवं स्थल मार्ग, यानी दोनों मार्ग से, जल मार्ग से भी गए और स्थल मार्ग से भी भारतीय लोग गए और उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार किया। अब प्रचार कहाँ कहाँ किया, उसके लिए ये नक्शा याद रख लेना, भारत का पूरा मैप, क्योंकि इतिहास के अंदर भी मैप काम आएगा हमारे। तो इसमें ध्यान रख लेना, ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है जहाँ वर्तमान में भी पारसिया, ईरान, इराक, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, अरब, ये देश वर्तमान में भी स्थित है और यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। अगर हम पश्चिम में बात करें तो सोमालीलैंड से अफ्रीका के तट पर भारतीयों ने संस्कृति का प्रचार किया, और इससे भी आगे मध्य अमेरिका के मैक्सिको में और हंडुरस, वही दक्षिणी अमेरिका के चिली, पेरू और बोलीविया, इन क्षेत्रों में भी भारतीय संस्कृति का जो है वो प्रचार किया गया। भारतीय लोगों द्वारा यहाँ गए और यहाँ जाकर उन लोगों के बीच अपनी संस्कृति का प्रचार किया। दक्षिण पूर्व की बात करें हम तो ब्रह्मदेश, सियाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, इन क्षेत्रों में भी हमारी संस्कृति का प्रचार भारतीय लोगों ने किया। और उत्तर में बात करें तो दक्षिणी रूस के राज्य, उसके बाद तिब्बत, मंगोलिया, सिक्यान जो चीन का प्रदेश है, उत्तरी चीन, मंसूरिया, साइबेरिया जो उस समय के प्रदेश थे, इन प्रदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया। अब आता है कि प्रचार करने का उद्देश्य क्या था, हमने प्रचार क्यों किया। क्यों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हमने पढ़ा था 11th क्लास में वैदिक काल, और हमने पढ़ा था कि जो हमारा वैदिक युग है या वैदिक काल है, इस वैदिक युग के प्रणेता माने जाते हैं आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्य जो है ये गुणवाचक शब्द है, यानी व्यक्ति के श्रेष्ठ गुण को दर्शाता है। और भारतीय लोग ये मानते थे कि हम कौन हैं, आर्य, हम आर्य श्रेष्ठ हैं। इसीलिए भारतीय लोगों ने अन्य क्षेत्रों में इसका प्रचार किया ताकि उनको आर्य बना सकें। भारतीय लोग स्वयं आर्य थे और दूसरे लोगों को आर्य या श्रेष्ठ बनाने के लिए, आर्य या श्रेष्ठ बनाने के लिए हमने अपनी संस्कृति का प्रचार किया। और दूसरा, अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए, अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार करने के लिए। हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करने के लिए और सभी लोगों को आर्य या श्रेष्ठ बनाने के लिए हमने अपनी संस्कृति का विश्व में अन्य देशों में प्रचार किया। किसके माध्यम से किया, जल मार्ग के माध्यम से या स्थल मार्ग के माध्यम से, दोनों माध्यम से ही भारतीय लोग इन देशों में पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर अपनी संस्कृति का प्रचार किया। ये तो था किन क्षेत्रों में प्रचार किया हमने और इसके उद्देश्य क्या है। अब आगे आता है कि हमने जो प्रचार किया वो किन किन क्षेत्रों में हुआ और उन क्षेत्रों में प्रमुख राज्य कौन कौन से थे। ये तो सभी क्षेत्र थे और इन क्षेत्रों में भी कुछ विशेष राज्य हैं जहाँ पर भारतीय लोग पहुँचे और पहुँचकर उन्होंने उस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की और सत्ता स्थापित करके वहाँ पर भारतीय संस्कृति का विशेष रूप से प्रचार किया। तो आता है कि वे क्षेत्र कौन कौन से थे।
जहाँ पर भारतीय लोग पहुँचे और पहुँचकर उन्होंने विशेष रूप से वहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की और राजनीतिक सत्ता स्थापित करके उन्होंने वहाँ पर अपनी संस्कृति का प्रचार किया। तो राजनीतिक सत्ता की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है कौंडिन्य का। कौंडिन्य ने फुनान क्षेत्र था और वहाँ जाकर अपनी संस्कृति की स्थापना की, वहाँ जाकर अपनी संस्कृति को फैलाया। उसके अलावा दूसरा नाम लें हम कंबू, और इन्होंने कंबोडिया देश में गए और कंबोडिया में जाकर संस्कृति का प्रचार किया। कंबू जिन्होंने कंबोडिया में जाकर संस्कृति का प्रचार किया। इसके अलावा अगर हम नाम लें तो आता है चंपा और अनाम। यहाँ के राज्य और यहाँ पर बलाढ्य जो हिंदू राजवंश था, बलाढ्य जो हिंदू राजवंश था, उस हिंदू राजवंश के द्वारा यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की गई। इसके अलावा अश्ववर्मन ने बोर्नियो में अपनी सत्ता स्थापित की। और इसके अलावा एक था श्री विजय राजवंश था, जिन्होंने सुमात्रा द्वीप था और सुमात्रा में जाकर अपनी सत्ता स्थापित की, अपनी कीर्ति स्थापित की। ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संस्कृति के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन कौन थे ध्यान रख लेना। कौंडिन्य जिन्होंने फुनान संस्कृति का निर्माण किया, फुनान में जाकर अपनी संस्कृति स्थापित की। कंबू जिन्होंने कंबोडिया में अपनी संस्कृति का प्रचार किया। हिंदू राजवंश था बलाढ्य जिन्होंने चंपा और अनाम राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित की और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। अश्ववर्मन जिन्होंने बोर्नियो में अपनी सत्ता स्थापित की और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। और श्री विजय राजवंश था श्री विजय, इन्होंने सुमात्रा में जाकर अपनी सत्ता स्थापित की और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। इन सभी लोगों ने भारतीय संस्कृति का प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आता है कि भारतीय संस्कृति का इन्होंने प्रचार तो कर दिया, लेकिन वो प्रचार किन किन का किया, भारतीय संस्कृति के किन विषय, क्योंकि संस्कृति बहुत लंबी थी और उस संस्कृति के किन विषयों का इन्होंने अधिक प्रचार किया वहाँ पर, ताकि इन लोगों ने भारत को विश्व गुरु माना। क्योंकि समस्त विश्व ने भारत को विश्व गुरु माना। विश्व गुरु इसीलिए माना क्योंकि भारतीय संस्कृति जो श्रेष्ठ संस्कृति थी, सभी संस्कृतियों में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति थी और भारतीय संस्कृति से ही सभी ने अपनी संस्कृति सीखी, इसीलिए विश्व गुरु कहा गया। तो इन लोगों ने इसका प्रचार तो किया, लेकिन प्रचार किन विषय का किया, किन चीज़ों का किया, जिसके माध्यम से। तो अगर हम प्रचार विषय की बात करें कि भारतीय संस्कृति के किन विषयों का प्रचार किया, संस्कृति के प्रमुख विषय जिनका प्रचार किया गया, कौन कौन सा प्रचार किया गया, तो ध्यान रखना। भारतीय दर्शन का प्रचार किया। दर्शन के साथ साथ उन्होंने विज्ञान, ज्योतिष, गणित, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत ग्रंथ और वैदिक ग्रंथ।
वैदिक ग्रंथ आदि। यानी इन लोगों ने जिन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया उनमें भारतीय दर्शन, यानी भारतीय दर्शन में बात करें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इसके साथ साथ भारतीय विज्ञान, भारतीय ज्योतिष, गणित शास्त्र, स्थापत्य कला, युद्ध शास्त्र, भारत का नीति शास्त्र, भारत के संगीत शास्त्र और भारत के वैदिक ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों में जो भी भारतीय संस्कृति की बेहतर बातें थी, अच्छी बातें थी, उन सभी अच्छी बातों का, उन सभी बेहतर बातों का इन लोगों ने भारत से बाहर प्रचार किया। भारत से बाहर प्रचार करने का कारण क्या था? पहला कारण तो था इनका प्रचार करना, और दूसरा कारण था ये लोग यानी भारतीय लोग ये चाह रहे थे कि जैसे हम लोग श्रेष्ठ हैं वैसे ही इन प्रदेशों के लोगों को भी श्रेष्ठ बनाया जाए और हम भी वहाँ से कुछ सीख कर आएँ, ताकि भारतीय संस्कृति को भी हम और भी ज़्यादा श्रेष्ठ बना सकें, मजबूत बना सकें। इसीलिए इन्होंने इन क्षेत्रों का प्रचार किया। अब अंतिम चीज़ आती है कि हमें कैसे पता चलता है, जानकारी के स्रोत क्या है, यानी कैसे पता चलता है कि भारत ने वहाँ पर अपनी संस्कृति का प्रचार किया था। क्योंकि प्रचार तो किया था, हमने देख लिया कौंडिन्य ने फुनान संस्कृति का निर्माण किया, कंबू ने कंबोडिया में निर्माण किया, चंपा अनाम असुरन बोर्नियो में संस्कृत निर्माण किया, या हमने देखा था कि भारतीय संस्कृति के लोग यहाँ गए थे, भारत को विश्व गुरु कहा गया था। लेकिन इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं जिससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ? तो जानकारी के स्रोत में हम सबसे पहले लेते हैं कि इन क्षेत्रों में जो इंडो चाइना के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में संस्कृत भाषा में लेख मिले। पहली चीज, संस्कृत भाषा में लेख मिले जो ये साबित करते हैं कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भारत से। साबित करते हैं कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भारत से हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये संस्कृत भाषा इन देशों में किसके माध्यम से पहुंची? भारत के माध्यम से पहुंची और भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। इसके साथ साथ यहाँ के जो राज्य हैं, यहाँ के राज्यों के नाम भारतीय राज्यों के समान होना, के सम्मान होना, यानी यहाँ पर जैसे चंपा, अनाम, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, श्याम, ये जो नाम है, ये नाम कलिंग, ये नाम भारतीय राज्यों के समान है। जैसे नाम भारत में थे वैसे वैसे नाम हमें वहाँ मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि भारतीय लोग गए तब उन्होंने उन राज्यों के नाम अपने राज्यों के नाम के अनुसार रखा, जिसे हम कहेंगे कि भारतीय राज्यों के नाम के समान मिलते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो राजा हैं उनके नाम, इसके अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, वर्मा, ये सारे व्यक्तियों के नाम भी भारतीयों के समान मिलते हैं, यानी भारतीयों के जैसे मिलते हैं। राज्यों के नाम भी मिलते हैं और राज्यों के नाम के साथ साथ वहाँ के राजा के नाम भी मिलते हैं और अन्य व्यक्तियों के नाम भी भारतीय नामों के जैसे मिलते हैं। और भारतीय नामों के जैसे मिलने के कारण हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का वहाँ पर प्रचार हुआ, भारतीय लोग वहाँ पर गए और भारतीय लोग जाने के कारण वहाँ पर उन लोगों ने उसका नाम अपने नाम के जैसा रख दिया। और तीसरी बात करें हम तो यहाँ पर स्थापत्य कला, चाहे हम यहाँ पर हमें शिव और विष्णु के मंदिर मिले, यहाँ के उपासक लोग शिव और विष्णु के मंदिर मिले और शिव और विष्णु की पूजा प्राचीन काल में भारत में होती थी और भारतीय लोग अपने साथ इनको लेके गए और वहाँ पर मंदिर बनाए। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार इन देशों में हुआ था। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्थापत्य कला में बोरोबुदुर और अंगकोर वाट कंबोडिया के अंदर मंदिर बना हुआ अंगकोर वाट का, और बोरोबुदुर जावा में स्तूप बना हुआ बोरोबुदुर का सबसे बड़ा स्तूप है। इनकी शिल्प कला यानी इनकी बनाने की कला जो है
वो भारत के समान है। भारत में अजंता जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर, अजंता के समान है, जिसे ये पता चलता है कि इन लोगों ने भारत से सीखकर वहाँ पर शिल्प कला का निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों की धार्मिक पद्धति, यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों की धार्मिक पद्धति, यहाँ के लोगों के नाम, ये सभी आदि, ये सभी साक्ष्य ये साबित करते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व में हुआ, कि भारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व में हुआ। अब प्रश्न यहां पर यह बनेगा कि आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व में हुआ। तो आपको ये पूरी जो रामायण बढ़ई पूरा लेख बताया, ये पूरा लिखना है कि आप यहां तक सहमत हैं। अगर सहमत नहीं है तो इसको नकारात्मक तर्क भी दे सकते हैं, लेकिन हमें सहमत है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मिली है इनसे पता चलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व के अन्य देशों में हुआ था। तो प्रश्न सीधा यही बनेगा, इसके पक्ष में तर्क दीजिए या भारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व में किस प्रकार से हुआ उसके बारे में तर्क दीजिएगा। कहते हैं प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल में भारत में नाविक शक्ति का विकास कैसे हुआ, यानी नाविक शक्ति का विकास किस प्रकार से हुआ और भारत ने नाविक क्षेत्र में प्राचीन काल में उपलब्धियां कौन कौन सी थी, उपलब्धियां कौन कौन सी थी। तो नाविक क्षेत्र की अगर हम बात करें शुरुआत से, तो हम पाते हैं कि भारत ने सिंधु नदी, जो भारत की सबसे प्राचीन नदी है जिस पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हो चुका है, सिंधु नदी में भारतीय जलयानों का वर्णन काफ़ी पहले से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ेंगे आगे हम, और इस सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के माध्यम से जलयानों के माध्यम से व्यापार होता था। तो अगर हम बात करें नाविक शक्ति की, विश्व की भारत के साथ तुलना करें तो पता चलता है कि कोलंबस ने 1492 अमेरिका के लिए व्यापारिक मार्ग खोजा था। व्यापारिक जल मार्ग की खोज की। भारत में इससे पहले भी जलयान भी थे और नाविक भी थे और वे लोग नावों के माध्यम से व्यापार भी करते थे। मतलब ये स्पष्ट है कि विश्व में जलयान का प्रमाण सबसे पहले भारत में मिलता है। भारत में जलयान के माध्यम से उत्तर पश्चिम के क्षेत्र मेसोपोटामिया, मल्लक्का, इन क्षेत्रों से भारत का व्यापार होता था और उस व्यापार के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। अब भारत में सबसे पहले नवगति, 3 शब्दों का प्रयोग मिलता है, नवगति, और इस नव से मिला है नाव, नाव शब्द। नाव शब्द की उत्पत्ति जो है वो नव से ही हुई है। संस्कृत में कहते हैं नव, उर्दू में इसे कहते हैं नाव, और इस नाव का रूपांतरण हुआ नेविगेशन, और उसके बाद अंग्रेजी में इसे नेविगेशन कहा गया। तो आखिरकार ये नाव शब्द जो है, इस नाव शब्द की उत्पत्ति भी भारत से हुई है। भारत में नाव शब्द के लिए नव शब्द का प्रयोग किया गया और इसका अध्ययन करने के लिए गति शब्द, यानी ये विद्या से संबंधित है, नाव से संबंधित विद्या जो थी इसके लिए नव गति शब्द का प्रयोग किया गया। उर्दू में नाव शब्द का प्रयोग किया गया, इस नव से बना नाव, और अंग्रेजी में इसे बना गया नेविगेशन। नेविगेशन अंग्रेजी रूपांतरण है नवगति का। नवगति का अंग्रेजी रूपांतरण नेविगेशन कहा गया था। तो नाव शब्द की उत्पत्ति भी
भारत में हुई। भारत में अब यहाँ पर हमें पॉइंट से ध्यान रखना है। प्रश्न सीधा बनेगा कि भारत में प्राचीन भारत की नौसैनिक शक्तियाँ या नाविक शक्ति की प्रमुख उपलब्धियाँ बताइए। तो पहली उपलब्धि ध्यान रखनी है हमें कि प्राचीन भारत में विश्व से पहले ही 4000 वर्ष पहले सिंधु नदी में जलयान के माध्यम से व्यापार होता था, जिससे यह पता चलता है कि प्राचीन भारत नाविक शक्ति से परिचित था। उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीयों ने कोलंबस से पहले ही, कोलंबस के जन्म से पहले ही हमारे यहाँ पर नावों का वर्णन मिलता है। ये तो हमने तथ्य देखा है। यहाँ पर हमें जो मुहरें मिल रही हैं, जो सिक्के मिले हैं, वो सिक्के हमें मिस्र, मेसोपोटामिया यहाँ के मिले और इससे पता चलता है कि यहाँ से यहाँ पर व्यापार होता था। लेकिन इसका लिखित साक्ष्य मिला है और लिखित साक्ष्य दिया है फाहान ने। कोलंबस से 1000 वर्ष पहले एक चीनी यात्री फाहान, हमने पढ़ा था फाहान के बारे में, भारत आया था 399 से 414 ईस्वी वो भारत में रहा और फाहान ने अपनी पुस्तक लिखी थी फा क्यो की। और इस पुस्तक में वो वर्णन करता है, इस पुस्तक में वो लिखता है कि वो भारत में आया, भारत में रहा और रहने के बाद वो दक्षिण भारत गया और दक्षिणी भारत से वो गया जावा, श्रीलंका, श्रीलंका होते हुए जावा गया और जावा से वो गया चीन। यानी जिसे ये पता चलता है कि दक्षिणी भारत से वो जावा गया और जावा से वो चीन गया और वो किसके द्वारा गया? जलयान से उसने यात्रा की। और इसका वर्णन फाकोकी में फाहान खुद करता है, जिससे ये पता चलता है कि कोलंबस के जन्म से भी पहले, जन्म से भी 1000 वर्ष पहले भारत में नाविक शक्ति का लिखित साक्ष्य उपलब्ध था। नाविक शक्ति के लिए संस्कृत में इसकी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत में नौ, और नौ के बाद गति का मतलब था विद्या, यानी नौसैनिक विद्या जो थी, नाविक विद्या जो थी, जिसे नवगति नाम दिया गया। उर्दू में से नाव कहा गया और अंग्रेजी शब्द नेविगेशन आया और ये नेविगेशन इस नवगति का रूपांतरित था, परिवर्तित करके इसको नेविगेशन दिया गया। दूसरा साक्ष्य हो गया हमारा। तीसरा साक्ष्य की हम बात करें तो हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में एक स्थान मिलता है लोथल, और यह स्थान बंदरगाह के रूप में विकसित था। बंदरगाह के रूप में यह स्थान विकसित था। लोथल वर्तमान गुजरात के अंदर और गुजरात में भोगवा नदी के तट पर, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर लोथल बंदरगाह का वर्णन मिलता है। ये बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह था उस समय, और उस समय तत्कालीन भारत का इस बंदरगाह के माध्यम से जलयान के द्वारा व्यापार होता था। एक सुदृढ़ बंदरगाह था और यहां से मिस्र, मेसोपोटामिया, इन क्षेत्रों में भारत का व्यापार होता था, जिसके साक्ष्य हमें मोहरें और सिक्के तथा मनके, इनके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, साक्ष्य मिले हैं, जिसके माध्यम से कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में एक लोथल बंदरगाह था भारत में, और उस बंदरगाह जो वर्तमान गुजरात में था, भोगवा नदी के तट पर था, वो एक सुदृढ़ था, मजबूत था, और वर्तमान में जैसे बंदरगाह है वैसे वैसे बंदरगाह मिलता है, और बड़ा एक दरवाज़ा जिसके माध्यम से जलयान सीधा अंदर आ सकता था, वहाँ पर उसका माल उतारा जा सकता था और उतार कर अन्य क्षेत्रों में उस माल की पूर्ति जो है वो की जा सकती थी। इसके अलावा हमें मिलता है, इसके अलावा प्राचीन, ये तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत में और भी बहुत सारे बंदरगाह थे जिनसे भी हम व्यापारिक करते हैं। इसमें पश्चिमी तट की अगर हम बात करें, पश्चिमी तट अगर नक्शे में हम देखें तो ये भारत का तट, दक्षिणी भाग, यहाँ पर अरब सागर और ये था बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर था
हिंद महासागर। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो इन क्षेत्रों में बंदरगाह का विकास हुआ, क्योंकि भारत का समुद्र तट यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये भारत का समुद्र तट है और इन क्षेत्रों में बंदरगाह का विकास हुआ और बंदरगाह के माध्यम से ही व्यापार हो रहा था। अगर हम बात करें इन क्षेत्रों में प्रमुख तो यहाँ पर भृगुकच्छ, सोपारा महाराष्ट्र में और भृगुकच्छ गुजरात के अंदर, जिसे वर्तमान में भड़ोच भी कहते हैं, और सोपारा महाराष्ट्र। ये दो बंदरगाह हमें पश्चिम तट में मिलते हैं जिसके माध्यम से हमारा व्यापार हो रहा था। इसके अलावा हमें पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी किताब का नाम याद रख देना, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। लेखक इसके अज्ञात है, हमें लेखक की बिल्कुल भी कहीं भी जानकारी नहीं मिलती है। और इस पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी यानी समुद्र की एक यात्रा, इसके अंदर भी भारत के बहुत सारे बंदरगाहों का हमें वर्णन मिलता है, जिसमें से हमें मुख्य रूप से चोल, दभोल, राजापुर, मालवण, गोवा, कोट्टायम, इसके साथ साथ मछलीपट्टनम, कावेरीपट्टनम, पुहार आदि। इन सभी बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, जिसे पता चलता है कि प्राचीन भारत की नाविक शक्ति एक उत्कृष्ट शक्ति थी और इन बंदरगाहों के माध्यम से भारत का अन्य देशों में व्यापार या संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। इन बंदरगाहों के माध्यम से भारत का व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्र में आदान प्रदान हुआ। बंदरगाहों का विशेष ध्यान रखना, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी पुस्तक का नाम है, इसके लेखक अज्ञात है, लेखक की जानकारी नहीं मिलती है और इसमें इस प्रकार के इन सभी बंदरगाहों का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ साथ प्राचीन भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर को रत्नाकर कहा जाता था और बंगाल की खाड़ी को महोदधी। प्राचीन भारत में अरब सागर को रत्नाकर और बंगाल की खाड़ी को महोदधी कहा जाता था। इस नाम का विशेष ध्यान रख देना, रत्नाकर बंगाल खाड़ी अरब सागर को और महोदधी बंगाल की खाड़ी को कहा जाता था। इसके अलावा लोथल में एक नाव बनाने की कार्यशाला भी थी। लोथल में नाव बनाने की कार्यशाला भी थी। लोथल में नाव बनाने की एक कार्यशाला थी, यानी भारतीय लोग केवल नावों से आना जाना ही नहीं जानते थे, इसके साथ साथ वे नाव बनाना भी जानते थे। भारतीय लोग इसके साथ साथ नाव बनाना भी जानते थे और लोथल के अंदर एक कार्यशाला थी जहाँ पर नावें बनाई जाती थी। और इस नावों के माध्यम से अगर हम बात करें तो एक धार के राजा भोज, धार मध्य प्रदेश के अंदर है वर्तमान में, यहाँ का राजा भोज, और भोज ने एक पुस्तक लिखी थी युक्ति कल्पतरु। विशेष ध्यान रखना इस पुस्तक को। भोज ने एक पुस्तक लिखी थी युक्ति कल्पतरु। पुस्तक में हमें नौका शास्त्र की संपूर्ण जानकारी मिलती है, ध्यान रखना।
धार मध्य प्रदेश के राजा भोज, विशेष ध्यान रखना, युक्ति कल्पत्रु पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक के माध्यम से हमें नौका शास्त्र यानी नाव बनाने की विधि, नौका शास्त्र हम कहेंगे नाव बनाने की विधि, नाव बनाने की विधि, और इस नाव बनाने की विधि की हमें संपूर्ण जानकारी जो है वो इस पुस्तक से मिलती है जिसका नाम है युक्ति कल्पत्रु। तो राजा भोज ने युक्ति कल्पत्रु पुस्तक के माध्यम से नौका शास्त्र की संपूर्ण जानकारी मिलती है, नाव बनाने की विधि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ हमें एक ग्रंथ मिलता है जातक ग्रंथ। हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म में जातक ग्रंथ जो प्राचीन ग्रंथ है। इन जातक ग्रंथों में भी ये मिलता है कि प्राचीन काल में भारत में ऐसे नाव थे जो 10 लोगों को एक साथ ले जा सकते थे, यानी ऐसे छोटे नाव भी थे जिनसे 10 लोग एक साथ यात्रा कर सकते थे। भारत के अंदर जातक ग्रंथ जो बौद्धकालीन पूर्व ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ऐसे नावों का उल्लेख भी मिलता है जो 10 लोगों को एक साथ यात्रा कर सकते थे। इसका वर्णन भी हमें जातक ग्रंथों से मिलता है। तो इन सभी साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत की उपलब्धियां जो हैं, नाविक उपलब्धियां, वो प्राचीन काल में उत्कृष्ट थी। इसके अलावा यहाँ पर जो नाविक, क्योंकि एक नाव में 10 लोग यात्रा कर सकते थे, इसलिए सभी नावों का समूह जो था वो यात्रा कर रहा था एक साथ साथ। तो वो यात्रा करने के लिए लो मत्स्य यंत्र, ध्यान रख लेना, लो मत्स्य यंत्र, और ये यंत्र किससे संबंधित था? दिशा से संबंधित। समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए, समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए लोह मत्स्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए लोह मत्स्य यंत्र का प्रयोग किया जाता। इसके अलावा नौकाओं का समूह, एक था नौका अध्यक्ष। नौका अध्यक्ष कौन होता था? तो ध्यान रख लेना, नौकाओं का समूह, नौकाओं का समूह जो समुद्र में यात्रा कर रहा है उसका अध्यक्ष। यानी जो नौकाएं समुद्र के अंदर यात्रा कर रही है, उन नौकाओं में एक अध्यक्ष होता था और उस अध्यक्ष को कहा जाता था नौका अध्यक्ष। याद रख लेना, जो नावें या जो नौकाएं समुद्र के अंदर यात्रा कर रही है, उनका एक अध्यक्ष होता था जिसे नौका अध्यक्ष कहा जाता था। विशेष ध्यान रखना नौका अध्यक्ष का। लो मत्स्य यंत्र ध्यान रख लेना, नौका अध्यक्ष। इसके साथ साथ देखिएगा, इसके अलावा एक और अधिकारी थे, एक पतवार चलाने वाला था और एक और अधिकारी था, ध्यान रखना। पतवार संभालने का काम करता था नियामक। पतवार संभालने का कार्य नियामक करता था। याद रख लेना, नियामक नामक अधिकारी जो था वो पतवार संभालने का काम करता था। इसके साथ साथ प्रत्येक नौका पर, इसके साथ साथ ध्यान रख लेना, प्रत्येक नौका पर नौका के प्रमुख को कर्णधार व महारथ कहा जाता। प्रत्येक नौका के प्रमुख को कर्णधार कहा जाता, कर्णधार ध्यान रख लेना, या महासारथ ये कहा जाता। नौका का प्रमुख होता था कर्णधार और नौकाओं के समूह का प्रधान जो था वो था नौका अध्यक्ष। इसके लिए जलपोत प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र अधिकारी था जो जलपोत का प्रबंधन करता था। यानी जलपोत का प्रबंधन का मतलब था उनका प्रबंधन करना कि किसके लिए कितनी नौकाओं की जरूरत है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसे कहते थे
रश्मि ग्राहक, दत्र रश्मि ग्राहक, ये कहते थे जलपोत का प्रबंधन करने वाले अधिकारी को। तो यह ध्यान रख लेना, नाविक शक्ति एक बार वापस समझ लें। भारत में, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति की उपलब्धियां मिली है, हमें नाविक शक्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहले हमने देखा था कि प्राचीन भारत में सिंधु नदी के माध्यम से, जलयान के माध्यम से व्यापार होता था, जिनके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि उसके बाद हमें लोथल बंदरगाह के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और बंदरगाह के माध्यम से पता चलता है कि भारत में नाव बनाने का काम पहले से ही होता था। इसके साथ में बढ़ा था कि कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका के लिए 1492 में एक व्यापारिक मार्ग की खोज की थी, उससे भी 1000 वर्ष पहले भारत में फान, चीनी यात्री फान, ये उल्लेख करता है कि भारत में जलयान चलते थे, और उन्होंने दक्षिण भारत से श्रीलंका, श्रीलंका से जावा, और जावा से चीन की यात्रा जलयान में बैठकर की थी। इसका वर्णन फान भी करता है। फान के साथ साथ भारत में बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, जिसे पता चलता है कि प्राचीन भारत में नाविक शक्ति उन्नत दृष्टि से थी। और उन साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो वे साक्ष्य हमें इन जातक ग्रंथों के माध्यम से मिलते हैं, धार के राजा भोज की पुस्तक के माध्यम से मिलते हैं, पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी पुस्तक के माध्यम से मिलते हैं, अरब सागर और बंगाल खाड़ी के नामों के माध्यम से मिलते हैं। और इसके लिए हमें मुख्य रूप से 4-5 अधिकारी होते थे, जिनके साक्ष्य मिलते हैं। मैगस्थनीज के द्वारा इनके साक्ष्य प्रदान किए जाते हैं कि भारत में जब जल व्यापार होता था तो ये लोग भी उनके साथ होते थे जो व्यापार करते थे। लो मत्स्य यंत्र, ध्यान रख लेना, दिशा ज्ञात करने के लिए, समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए, समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए लो मत्स्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। नौका अध्यक्ष, नौकाओं के समूह जो यात्रा कर रहे हैं उनका अध्यक्ष होता था, और प्रत्येक नौका का प्रमुख जो था उसे करणदार या महासारथ कहा जाता था। पतवार संभालने वाले व्यक्ति को नियामक कहा जाता था, और जलपोत प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र अधिकारी था जिसे दत्र रश्मि ग्राहक कहते थे। ये तो था प्राचीन भारत में नाविक उपलब्धियां। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इतिहास की शुरुआत, पाषाण काल, नवपाषाण, पाषाण युगीन भारत की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी हैं।